आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का इतिहास, देखिए आज के इस वीडियो में क्लास 10 का इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का लघु उत्तरीय प्रश्न को सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले अति लघु उत्तरीय का प्रश्न उत्तर नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, और इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका इतिहास है, और इतिहास में आपको क्लास 10 का 20 से 25 मार्क्स आता है सिर्फ इतिहास से ही। तो आप लोग जो है इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ना है, और क्वेश्चन आंसर को आप लोग नोटबुक में लिखिएगा। हम आप लोग को यहाँ बताते हैं और आप लोग नोटबुक में लिखते जाइएगा, ठीक है। और अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट है और क्लास 10 में आप 80% से अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन को करवाते हैं जो आपके बुक में है। हम फालतू के क्वेश्चन को नहीं कराते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मतलब कि जब 1848 का समय था, उस समय एक क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। तो वह जो क्रांति हुआ था तो उस क्रांति का कोई कारण क्या है। जैसे कोई भी लड़ाई होता है तो उसमें कारण तो ज़रूर होता है। तो बोल रहा है कि 1848 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उसका कारण क्या था। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मतलब कई कारण थे, कई यहाँ पर लिखा है कई कारण थे, मतलब बहुत सारे कारण थे, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। वैसे तो 1848 ईस्वी के जब क्रांति हुआ था बहुत कारण था, लेकिन जो प्रमुख हमको वही ना लिखना है, नहीं तो 1000 कारण हो जाएगा। तो इसको हम लिखते लिखते या के 10 नंबर में लिखेंगे, हमको 2 नंबर में लिखना है तो 4 से 5 का कारण को लिख देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट कारण को लिख देते हैं। पहला नंबर कारण क्या होगा कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। मध्यम वर्ग क्या होता है। देखिए समाज को, हमारे समाज को 3 भागों में बांटा गया। एक सबसे पिछड़ा वर्ग होता है, और दूसरा होता है मध्यम वर्ग, और एक होता है ऊंचा वर्ग। तो मध्यम जो वर्ग है, जैसे हम लोग हैं मध्यम वर्ग, ठीक है। तो मध्यम वर्ग का क्या हुआ, शासन पर प्रभाव हो गया। उस शासन पर प्रभाव जमाने लगा कि मेरा शासन है, हम करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। लुई फिलिप की नीतियों का विरोध का मतलब क्या हुआ, 1848 ईस्वी में फ्रांस के जब क्रांति हुआ तो फ्रांस के शासक जो था लुई फिलिप था, ठीक है, लुई फिलिप। तो लुई फिलिप ने बहुत सारे कानून को लागू किया, लेकिन उसका नीतियों का विरोध हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है, राजनीतिक दल में संगठन का अभाव। राजनीतिक दल में, जैसे हम लोग का भी राजनीतिक दल है, आरजेडी है, बीजेपी है, बहुत सारे हैं। तो उसमें अगर जो संगठन नहीं होगा, चलाने वाला नहीं होगा, तो जब चलाने वाला नहीं होगा तो देश में ज़रूर क्रांति हो जाएगा। तो वही 1848 में राजनीतिक दल में संगठन का अभाव था, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, समाजवाद का प्रसार। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, समाजवाद यानी समाज को आगे ले जाने वाला। जैसे कि समाज में कोई जन्म लेता है और समाज को विकसित करने का भावना रखता है। तो 1848 में जब जो अपराध हो रहा था तो समाजवाद जो है बढ़ने लगा कि हमको जो है समाज को आज़ाद कराना है। तो ये आपका कारण हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था। आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया एक बहुत ही खतरनाक देश था, ठीक है। और जिसका चांसलर, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक, ठीक है। और ऑस्ट्रिया जो है सभी देशों पर कब्जा किया हुआ था। तो बोल रहा है कि इटली तथा जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था। तो ऑस्ट्रिया, अच्छा आप भी बताइए, जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज हम लोग को कोई भूमिका किया आज़ाद होने में, नहीं ना किया, क्योंकि वो सोचता था कि आज़ाद नहीं हो तो हम भारत को क्या करेंगे, कब्जा में रखेंगे। ठीक उसी प्रकार इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है कोई भी मदद नहीं किया, क्योंकि वह तो उसको कब्जा किया था, और वह सोचता था कि या इसको आज़ाद कोई ना करे ताकि हम कब्जा किए हुए रहें, ठीक है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। देखिए बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं आप। देखिए इटली तथा जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप लोग काट लीजिएगा। ऑस्ट्रिया के साथ पर हुआ, शर्त पर हुआ। शर्त का मतलब क्या था, शर्त मतलब जो कहेगा वही होगा। क्यों हुआ, ऑस्ट्रिया के शर्त पर क्यों हुआ,
क्योंकि इटली तथा जर्मनी के राज्यों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। अगर कब्जा है हम भारत पर अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज जो कहेगा वही ना करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रिया जो कहता था तो वो इटली और जर्मनी में होता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया को इटली तथा जर्मनी के राज्यों से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव होना था। अगर हम ऑस्ट्रिया को बाहर कर देते हैं तो इटली तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया था। ठीक है, इसीलिए इटली तथा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को बाहर कर निकालने के लिए, इसलिए जो है इटली और जर्मनी ऑस्ट्रिया को क्या किया, बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता लिया। विदेशी का मतलब क्या हुआ, विदेशी मतलब जैसे कि फ्रांस का सहायता लिया, रूस का सहायता लिया, जैसे भारत हमेशा लेता है रूस का सहायता। ठीक है, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया का जो सहायता लिया वह लिया, फ्रांस का सहायता लिया इटली और जर्मनी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में जब राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद क्या क्या मतलब होता है, अपने राष्ट्र के प्रति सोच या लगाव, यानी हम अपने राष्ट्र के प्रति जब सोचते हैं कि मेरा भारत महान है, तो यह एक राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाना है, तो फैलाने में जो है नेपोलियन का क्या योगदान था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी योगदान था। सबसे पहले नेपोलियन ने इटली तथा जर्मनी के राज्यों को, यूरोप में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो उसी प्रकार जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या किया, नेपोलियन ने इटली तथा जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से, आप लोग सोचे होंगे कि नया शब्द भौगोलिक, तो भौगोलिक क्या होता है, भौगोलिक यानी भूगोल पढ़े आप लोग, तो भौगोलिक जो है उसी का एक शब्द है। भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, वास्तविक यानी कि उसका एक अलग ही दर्जा दे दिया। ठीक है, रूपरेखा प्रदान की, जिससे दोनों देशों के एकीकरण का मार्ग खुल गया, क्या हुआ, खुल गया। ठीक है, और दूसरी ओर नेपोलियन की नीतियों के कारण, यानी नेपोलियन जो नीति किया था, तो फ्रांसीसी वाले जो शासक था, जो इटली और जर्मनी पर एकीकरण का वादा था। ठीक है, तो नेपोलियन के शासन और आधिपत्य के विरोध में देशभक्ति का जुनून भी जगा, देशभक्ति का जुनून जग गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का काफ़ी योगदान था। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गैरिबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। देखिए, गैरिबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करना है। देखिए, इटली के एकीकरण में 3 मसीहा था, पहला नंबर मेजनी, दूसरा काबूर और तीसरा गैरिबाल्डी। तो इसमें पूछा कि गैरिबाल्डी ने कौन कौन सा कार्य किया, उसका वर्णन कर दीजिए थोड़ा सा हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसका। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। देखिए, पेशे से एक नाविक था, लेकिन जो है राष्ट्रवाद की भावना इसमें बहुत कुट भरी थी। ठीक है, और मेजिनी के विचारों का समर्थक था। गैरिबाल्डी पेशे से तो नाविक था, लेकिन जो मेजिनी कहता था वही गैरिबाल्डी करता था। ठीक है, यानी मेजिनी एक अच्छा आदमी था और गैरिबाल्डी भी उसी के विचार पर था। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, क्योंकि गैरिबाल्डी का कहना था कि लड़ाई से ही इटली का एकीकरण संभव हो सकता है, प्यार दुलार से नहीं। इसीलिए तलवार कहा जाता है, क्योंकि ये तलवार लेकर मारे थे, इसीलिए गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ठीक है, उसने युवा लोगों की एक टुकड़ी सेना बनाया। उसने क्या किया, सभी युवा लोगों की एक टुकड़ी सेना बना दिया। ठीक है, टुकड़ी सेना बनाया, जैसे लाल कुर्ती कहा जाता है, जैसे क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती। जैसे हम लोग का युवा लोगों का एक सेना भारत में है, इंडियन आर्मी। ठीक है, जब गैरिबाल्डी उस सेना को बनाया था, उसका नाम रख दिया था लाल कुर्ती। हम लोग रखते हैं इंडियन आर्मी। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन सैनिकों की मदद से, और जो सेना बनाया लाल कुर्ती, इन सैनिकों की मदद से उसने सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर जीत लिया, और जर्मनी को इटली को क्या किया, गणराज्य का स्थापना कर दिया। ठीक है, बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को, उन्होंने का मतलब क्या हुआ,
बाद में गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र को दान कर दिया, अपने ही राष्ट्र को दान कर दिया और करके साधारण किसान की भांति जीने लगे, यानी किसान बन गया। ठीक है, किसान बन गया। उसके पास, गैरिबाल्डी के पास जितना भी संपत्ति था वह राष्ट्र को दान कर दिया और वह किसान बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं कि विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था। कैसे? विलियम प्रथम, सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विलियम प्रथम था। ठीक है, ठीक है, तो विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए, यानी जब अगर विलियम प्रथम नहीं होता तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता और कैसे नहीं कर पाता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, क्योंकि विलियम प्रथम ही जानता था, क्योंकि विलियम प्रथम ही एक ऐसा पुरुष था, वह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक यानी दुश्मन जो है ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया तो है, लेकिन विलियम प्रथम ने क्या किया? अतः विलियम प्रथम ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, ऑस्ट्रिया को यानी ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख को हराने के लिए अपने देश का चांसलर यानी राजा, ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बनाया? बिस्मार्क को बनाया। ठीक है, इतना तक हम लोग देख लिए। अब आप दिमाग लगा सकते हैं। और बिस्मार्क क्या किया? बिस्मार्क जो है रक्त एवं लोह की नीति को अवलंबन किया और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तब हम कह सकते हैं कि अगर बिस्मार्क को विलियम प्रथम चांसलर यानी राजा नहीं बनाया होता तो जर्मनी का एकीकरण भी नहीं हो पाता। आप लोग समझ गए इस बात को? ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था। क्या था? असंभव था। तो बहुत ही शॉर्ट प्रश्नों को हम बहुत ही आसान भाषा में करवाए हैं और ये आपका 5 प्रश्न हो गया। अब अगले हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को छोड़ देंगे और उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के आगे समाजवाद वाला चैप्टर को, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को एग्जाम के टाइम हम लोग कर देंगे, क्योंकि याद भी हो जाएगा उस समय और आपको पहले तकलीफ भी नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।